वेरी गुड इवनिंग। सो फ्यूचर बैंकर्स, रीजनल रूरल बैंक पीओ के बहुत ही शानदार प्रिपरेशन, बहुत शानदार एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने के बाद कुछ बच्चों ने लगातार ये मैसेज किया कि सर रीजनल रूरल बैंक जो क्लर्क वाला एग्जामिनेशन है उसमें हमारी ऐसी कंडीशन है कि प्री तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो फिर हमने कहा कि फिर मेंस हम रुकने नहीं देंगे, मिल के प्रिपरेशन ऐसी तगड़ी करेंगे अपन, सारा बेहतर हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमने ये नया बैच शुरू कर लिया है, रीजनल रूरल बैंक क्लर्क। बैच का स्पेसिफिक नाम मैंने अभी तक नहीं दिया है। आपको पता होगा जैसे मैंने SBI PO मेंस आए, BPS PO मेंस, रीजनल रूरल बैंक PO के लिए सबके लिए अलग अलग नाम रखा था। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सजेस्ट करो क्या बेहतर नेम है जो मैं इस पर्टिकुलर बैच का रखूँ, ताकि जब कल आपको वो दिखेगा ना तो यहाँ पे रीजनिंग, RRB क्लर्क मेंस चैप्टर का नाम, उसके बाद वो पर्टिकुलर नाम रहेगा। ठीक है, चलते फिर आगे पढ़ाई की तरफ। हाँ, मैं इनिशियल टाइम पे आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेंस और प्री का जो मोड होता है उस मोड को अगर आपने समझ लिया तो यूँ मानो कि आपने अपने रिजल्ट को समझ लिया और बहुत क्लोज हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें टॉपिक के स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, दीज आर द टॉपिक्स जो बहुत सिंपल होता है, बट जब आप उसको पढ़ोगे तो अजीब ही कन्फ्यूजन सा फील होता है। इनिशियल डेज में मुझे भी फील होता है, तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना उसी से शुरुआत करें ताकि आपके मेंस के सफ़र को आसान बना दिया जाए। आप अभी पढ़ लो, आगे आने वाले टाइम में बहुत शानदार। तो हम प्रिपरेशन करते हैं मेंस का बहुत ही शानदार तरीके से, आपके साथ, आपके लिए। मिलते हैं रोज़ आज से कितने बजे, शार्प एट 7:30 आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। पहले आप इसको समझो, कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है बच्चों। जैसे ही अपन बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ये 4-5 टॉपिक का, तो उसमें हमारा ये समझना जरूरी होता है कि एक्चुअल में इसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते क्या है। और लॉजिकल रीजनिंग में, रीजनिंग तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, बेसिकली जो लॉजिकल वर्ड यूज किया गया ये लॉजिक है, ये क्या है ये और क्यों बोला जाता है। तो देखो आज के टाइम में, इनफैक्ट आज के टाइम में क्या, हमेशा ही अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टॉपिक पे 10 लोगों की राय लोगे तो हो सकता है कि 10 में से 8 की डिफरेंट है, कोई 2-1 सिमिलर हो सकता है। क्या वो 8 जो डिफरेंट है उसमें से कोई एक ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं? तो कई बार आप देखोगे, कहोगे हाँ सर ऐसा होगा क्योंकि करेक्ट आंसर तो एक ही होता है। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि उसमें से 5, 6, 7 डिफरेंट आंसर, डिफरेंट तरीके से बोली गई चीज़ समहाउ एक ही गेट पर पहुंच रहा होता है और कहीं ना कहीं वो करेक्ट होता है। और उसी चीज़ को कंसीडर करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लॉजिक। तो बेसिकली लॉजिक क्या है? लॉजिक इज बेसिकली बेस्ड ऑन जनरल परसेप्शन। जनरल परसेप्शन का मतलब कि मैं आम भाषा में बोलूँ तो जो नॉर्मल लोगों के बीच में चलन में है, जिसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, क्या कहते हैं, मोरली एक्सेप्टेड हो। अब ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोगों के बीच में चल रहा गलत है तो हम उसी को लॉजिकल कंसीडर कर लेना, नहीं, वो मोरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा एक्शन जो जनरली लोगों के बीच में सही कंसीडर किया जाता हो और मोरली एक्सेप्टेड भी हो, वही हमारे लॉजिक का बेस होता है, जिसके बेस पर इन सारे टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे। अब बात रही कॉज एंड इफेक्ट का क्या है। आपको पता है कि आपने किसी को जाके कुछ बोला और आपके बोलने से सामने वाला पर्सन इंस्टिगेट हो गया कुछ करने को। याद है गांव में अपन करते थे, बचपन में भी अपन करते हैं कि अच्छा वो वाला बच्चा चिढ़ रहा है, चलो उसको चिढ़ाते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे वो चिढ़ने लग जाएगा। तो आपका जो इनिशिएटिव है कुछ बोलने का, कुछ हरकतें करने का, उठा पटक करने का, जिसकी वजह से सामने वाले का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। यहीं पे 2 डिफरेंट चीज़ें, आपने जो किया वो कॉज और सेकेंड वाले ने जो किया वो इफेक्ट। मतलब सिंपल सा ये कि किसी भी चीज़ का रीजन और उस रीजन के इम्पल्स से दूसरे काम का हो जाना, वही हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आगे आने वाले सारे ही क्वेश्चन में आपके दिमाग में बस एक चीज़ रखना है कि आपको 2 डिफरेंट स्टेटमेंट दिए जाएंगे एवरी टाइम। उन 2 स्टेटमेंट को रीड करके आपको चेकआउट करना है कि क्या ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, कैसे हो सकता है इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट कॉज सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कॉज हो इंडिपेंडेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इफेक्ट हो किसी इंडिपेंडेंट कॉज का।
आंसर आपको डिफरेंट फॉर्मेट में मिलेगा और वो यहाँ पर सामने गिवन है। हमें बस इसी को थोड़े से सही तरीके से पढ़ना है ताकि आप इनिशियल में अच्छे से समझ पाए। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं और पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मेरी कोशिश ये रहती है कि PYQ से ही आपको लेके अच्छे से अच्छी चीज़ों में समझा दें। अच्छा सुनो, उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। 2018 की बात है, मैं ग्वालियर ब्रांच में वर्किंग था और एक ज़बरदस्त बच्चा आया। स्ट्रेंथ अच्छी होती थी ग्वालियर ब्रांच में, महेंद्राज में जो हॉल्स थे वो काफ़ी बड़े थे। एक बहुत ही शानदार बच्चा आया। इनिशियल टाइम में मुझे ऐसा लगा कि पढ़ने में नहीं है, बहुत कुछ नहीं था, लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत असर। हाँ, GS उसका बहुत शानदार था, हमेशा से रहा और मेरी काफ़ी डिस्कशन होती रही GS के बारे में उससे। अभी 3-4 दिनों पहले मैंने उसका स्टेटस देखा कि अब मैं ट्रेन चलाऊँगा और जो ट्रेन के जो पायलट होते हैं जो आगे बैठा होता है, अब ये मत कह देना कि सर ट्रेन का पायलट थोड़े उड़ाता थोड़े ट्रेन को, मुझे लगता है कि ट्रेन में भी पायलट ही होता है, लोको पायलट जो बोलते हैं। उस सीट पे बैठे हुए मन को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला जिसका जवाब नहीं। कभी क्या पता 0.01% ही मेरे वजह से कुछ हेल्प हुई हो और यही फेल लेके अपन खुश हो जाते। टीचर की ज़िंदगी ऐसी होती है। मेरा कोई बच्चा कभी भी जब वो मुझे ये मैसेज करता है कि सर मैं ये हो गया, पता नहीं क्यों अलग ही खुशी मिलती है, एकदम मज़ेदार खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी, जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, आपके तरफ से भी सुनने को मिले कि सर मैं ये बन गया हूँ, मेरा ये हो गया। बहुत मज़ेदार होता है, आपके लिए तो होता ही होगा, हमारे लिए भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? स्टेटमेंट। ये कॉज एंड इफेक्ट का डिफरेंट पार्ट है। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से, हाँ ये रहा फर्स्ट ट्राई स्टेटमेंट। क्या लिखा है? कोची गॉट इट्स न्यू ट्रैफिक लाइट सिस्टम which was especially designed to cope with the increasing traffic problem and roadblocks। कोची शहर का नाम है, सिटी आपको पता है। वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट की कंडीशंस थी, जो अपन रेड ग्रीन कर रहे होते हैं, रेड ग्रीन येलो, नया असेंबल वहाँ पे नया इस्टेब्लिश किया गया है, नई चीज़ें लगाई गई हैं। और क्यों लगाई गई है? होल्ड ऑन। नई चीज़ें लगाई गई है किस चीज़ से बचने के लिए? किस प्रॉब्लम से? इंक्रीजिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। रश हो जाता है, लोग चारों तरफ से घुसने लग जाते हैं एंड रोड ब्लॉक्स, और रोड ब्लॉक हो जाता है। भैया मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ही खतरनाक रहा। वो जो निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले इधर से खुरेजी, इधर लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार और सामने जाने वाला जो रूट है, क्या मज़ेदार ट्रैफिक वहाँ पे। मतलब जब होता है तो ऐसा लगता है कि आहा यही तो ज़िंदगी है। एक तो इस वाले कोने पे जहाँ पे अपना वो अड्डा वाली ब्रांच है, उस वाले पे रिक्शे वाले, ऑटो वाले इतने ज़्यादा खड़े होते हैं, वो बड़ी मतलब ख़तरनाक परेशानी हो जाती है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे शहर में ट्रैफिक लाइट का उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पुलिस वाले हैं तो लाइट है, पुलिस वाले नहीं, कोई लाइट नहीं है, अपने मन से काम करते रहेंगे। ऑल्दो कैमरा इज़ वर्किंग स्टिल। तो उस चीज़ की परेशानी से बचने के लिए इन्होंने एक बात ये कह दी कि देखो कोची में नया ट्रैफिक लाइट सिस्टम लगा दिया गया, स्पेशली डिज़ाइन किस चीज़ के लिए? इंक्रीजिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसको डिक्रीज़ करेगा, उससे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी एंड रोड ब्लॉकेज जो बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगा। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन कोची हैज़ कम डाउन इन पास्ट 2 months। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने बोला कि रोड एक्सीडेंट जो है वो कम मतलब थोड़ा कम हो गया है। अब आपको यहाँ पर बस क्या समझना है? ये समझना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें थर्ड चीज़ों के बारे में नहीं समझना है। कहीं आपके मन में ये आ जाए कि अरे रोड एक्सीडेंट कम हुआ है, लोग अच्छे से चलाने लग गए होंगे, पुलिस वाले वर्किंग हो गए। नहीं, हमें वो नहीं सोचना। हमें ये सोचना है पहले कि यहाँ जो दी गई 2 स्टेटमेंट है, क्या वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है? थर्ड पर्सपेक्ट पे बाद में सोचेंगे, पहले इन दोनों को। मेरी समझ से यस, फर्स्ट वाले कंडीशन में जो काम किया गया उस काम से रोड ब्लॉकेज और ट्रैफिक प्रॉब्लम में सुधार हो गया। इससे वहाँ जो चीज़ें हो रही थी, जो दिक्कतें हो रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई और उन्हीं दिक्कतों में एक दिक्कत रोड एक्सीडेंट भी था। सो फर्स्ट वन इज कॉज and second one effect. So the correct answer is option number 1 is statement 1 is the cause and statement 2 is effect। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना था। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिया था ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ
कि आपके पास जो दो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट आप उसको देखो, तीसरे के बारे में सोचना नहीं शुरू करो। सपोज कर लो आप जाते हो कहीं, सपोज कर लो आप मॉल के बाहर खड़े हो, आप किसी को देखने गए हो और जो सामने है आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आपकी नज़र किसी तीसरे पे जो किसी और के साथ है। नॉर्मली होता है ये ऐसा, सबके लाइफ में हो जाता है ये ऐसा। तो तीसरे पे आपकी नज़र है, तो जो सामने वाला दोनों वो आपको वो भी नहीं मिलता और तीसरा तो मिलना ही नहीं है, ऐसी वाली कंडीशन। तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान से रखने की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कैसे ये एग्जाम्पल आगे दिमाग में आते रहता है। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, when you need cash you can usually just turn to the nearest ATM। सिंपल सी बात है, हमें कैश की जरूरत है, अपन ATM जाते हैं और कोशिश तो यही करते हैं जो पास में है वहाँ जाया जाए। बट ATM owners and your bank typically place limits on the amount you can withdraw। और कई बार ऐसा होता है, आपको चाहिए 1.5 लाख रुपए, आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है। आपको चाहिए 75,000, आपके कार्ड की लिमिट 40,000 है। दिक्कत हो जाती है भाई, लिमिट रखा जाता है और लिमिट रखना भी ज़रूरी क्यों? क्योंकि सारा आप ही निकालोगे तो बाकी और जो लोग हैं उनको भी तो रिक्वायरमेंट है ना, ऐसा एक सर्टन रीज़न है। बहरहाल हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया कि भाई हमें जब पैसों की ज़रूरत होती है, हमारे जो करीबी ATM होता है मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन ATM में कई बार सर्टन लिमिट पुट कर दिया जाता है। दैट इज़ वेरी करेक्ट। These daily limits could prevent you from withdrawing more than a few $100 in any 24 hours period। अब समझो, ये जो लिमिट है, ये लिमिट किस चीज़ के लिए? उसी के लिए तो है, प्रिवेंट करने के लिए ही तो है। These daily limits could prevent you, आपको रोका जा सकता है, रोक सकता है, you from withdrawing more than a few $100 in 24 hours of course। So first one is cause and second one is effect। अगेन आंसर सेम ही रहेगा। मुझे लगता है कि इन दो क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि इन दोनों क्वेश्चन के सहारे आपके दिमाग में एक चीज़ तो बहुत क्लियरली आ गया होगा कि आपको कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। देखना है कि क्या जो दो विभिन्न चीज़ें वो इंटरकनेक्टेड है, अगर है देन यस, नहीं है तब देखेंगे तीसरी चीज़, पहले से नहीं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट्स सी। क्रिएटिंग अ लॉन्गर डे और अ लॉन्गर वर्क वीक फॉर एम्प्लॉयज मस्ट हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन बिजनेस नीड और अ नीड टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ। ऑलराइट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये तो हमारे लिए है लगभग। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है? क्रिएटिंग ए लॉन्गर डे मतलब काम 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे करा लेना, और लॉन्गर वर्क वीक मतलब वीक में 6 की जगह 7 दिन काम करा लेना। फॉर एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन, बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा करवा रहे हैं। बेस्ड ऑन बिजनेस नीड, ज़रूरत है बिजनेस के हिसाब से, और नीड टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन फॉर स्टाफ, और स्टाफ के वर्किंग कंडीशन को अच्छे करने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है कि एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ऑलराइट, extending work hours could mean requiring more hours each day temporarily or expecting employees to work more days in the week which could eliminate days for some workers। एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है सेकंड वाले को, क्या लिखा है? extending work hours could mean, इसका क्या मतलब है? requiring more hours each day, longer day का मतलब वही तो है, ओके। temporarily और एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर डेज इन द वीक, वर्क वीक लंबा कर दो, वही तो कह रहा है। विच कुड एलिमिनेट डेज फॉर सम वर्कर्स, क्या इससे कुछ दूसरे वर्कर्स के जो काम करने के डे है वो एलिमिनेट हो सकता है? ऐसा ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपसे एक बात बताई गई कि यहाँ पर लॉन्गर आवर में बढ़ाने से क्या हो सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन फाइनली यहाँ पर आके दिया गया है, विच कुड एलिमिनेट डेज फॉर सम वर्कर्स। तो ये अगर आप करते हो, इंक्रीज कर दिया डे बाय डे वर्किंग, इंक्रीज आप डे ही कर दो, इंक्रीज आप वर्किंग आवर ही कर दो, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सेकंड में गिवन है। तो वंस अगेन स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? लेट्स सी। नहीं, 5 क्वेश्चन का ही स्लाइड था। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत कुछ एज सच नहीं था जो टिपिकली आपको समझाया जाए, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट में मैं एट द एंड आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो दो डिफरेंट सेंटेंस को तो बहुत
अच्छी बात है। इन केस आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत आ रही है, देन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आंसर और वो जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो प्रॉपर समझ में आए। अगर वो प्रॉपर समझ में ही नहीं आया और ज़िद हमने पकड़ रखी है कि इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आप सबसे पहला लॉजिकल रीजनिंग मीन्स पैसेज समझना। अगर इंग्लिश में दिक्कत है, ज़िद नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की ज़िद की वजह से आपका जो एग्जामिनर जो चेक करने वाला वो आपको नंबर बढ़ा के नहीं देगा, नंबर फाइनली मिलेगा आपके करेक्ट आंसर पे। तो तुरंत हिंदी में स्विच करिए, वहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने की कंडीशन होती है, उसको हिंदी में समझ लीजिए, आसानी से आंसर दे लीजिए। ये स्विचिंग मोड, फ्लैक्सिबिलिटी एवरीवेयर इज इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन में, आपके लैंग्वेज में या वर्किंग आवर्स की बात करें। ठीक है, सो आई होप कॉज एंड इफेक्ट में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स में आपको आपके क्लियर करने में प्रोबेबली सक्सेसफुल रहा होऊंगा। अगर ऐसा है, थोड़ा सा आप अपने एंड से भी सक्सेसफुल एफर्ट करिए चैनल के प्रोग्रेस के लिए। सो मिलते हैं कल, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।